हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम। आप लोगों का मेरे चैनल नौटंकी बाजार में स्वागत है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे चैनल का नाम नौटंकी बाजार क्यों है, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। जिस तरह की नौटंकीज आजकल देख रहा हूं मैं, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, चैनल का नाम ही नौटंकी बाजार है। तो अब आप सोच रहे हो कि नौटंकी कौन सी, तो नौटंकीज जो है लाइक बिफोर जीसस एंड पोस्ट जीसस इरा को बांटा गया, वैसे ही बिफोर 2014 एंड पोस्ट 2014 इंडिया में इस एरा को बांट दिया गया है। बट ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस एरा पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हुआ क्या कि 2014 ही क्यों चुना गया? 2014 इसलिए चुना गया कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। अरे वाह, ये कैसे पॉसिबल है? पहले तो लोग मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब बन गया तो बन गया। अब क्या करें? तो साजिश शुरू हुई। एक इकोसिस्टम तैयार किया गया। इकोसिस्टम ना, एक इकोसिस्टम तैयार किया गया, और उसमें जो गैंग मेंबर्स थे वो थे इंटेलेक्चुअल, लेफ्टिस्ट, एनजीओस, जिनकी दुकानें बंद हुई थी, और वो जर्नलिस्ट, जैसे आजकल कहते हैं ना गोदी मीडिया, वैसे गांधी मीडिया पहले होती थी। अब उनको तो सत्ता की मलाई चाटने को मिलेगी नहीं, तो फिर वो क्या करेंगे? तो उस इकोसिस्टम का पार्ट वही बन गया। लाइक राजीव सरदेसाई, निधि राजधान, रवीश कुमार, अजीत अंजुम। अच्छा, मैं एनडीटीवी पूरा ही बोल देता हूँ, ओके? तो ये सब मिलकर एक इकोसिस्टम तैयार किए और एक चाय वाले के खिलाफ मिशन में लग गए। मिशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? अब इनको लगा कि अरे चाय वाला तो अच्छा काम कर रहा है, डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है। तो इन्होंने शुरू किया, पहली शब्द जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, पता नहीं कितनों को पता था, इंटॉलरेंस, असहिष्णुता। साला बोलने में भी तकलीफ होती है। इंडिया इंटॉलरेंट हो गया, इंडिया ये हो गया, हिंदू इंटॉलरेंट हो गए, ब्ला ब्ला ब्ला। कुछ दिन चला, असर नहीं हुआ। फिर स्टार्ट क्या हुआ? ओके, तब इन्होंने अपने इकोसिस्टम में शामिल किया एक कॉम, सो कॉल्ड माइनॉरिटीज, क्योंकि है नहीं, 10% से ऊपर माइनॉरिटीज नहीं होते, लेकिन हमारे यहाँ है, उनको इंट्रोड्यूस किया। अब वो ठहरे मदरसा छाप, पंचर पुत्र, आर्टिस्ट टाइप के लोग हैं, पंक्चर जो बनाते हैं, और क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, मदरसा छाप है, तो क्या होगा? उनको कुछ लालच दिया गया, कुछ पैसे दिए गए चीज़ों को, उनके जज्बात को ये जोड़ा गया कि एक हिंदुत्व की सरकार आ गई है, हिंदू राजा हो गया है। भाई डेमोक्रेसी है, यहाँ राजा नहीं होता, लेकिन इनको हिंदू राजा बताया गया। प्रधानमंत्री को हिटलर से भी तुलना की गई। खैर कोई बात नहीं। फिर सिलसिला इन्होंने शुरू किया, बैक टू बैक। 2014, 2017 उत्तर प्रदेश का इलेक्शन, 2019 अगेन सेंट्रल का इलेक्शन, हारे लोग, 2022 फिर हारे। लेकिन उसके बीच में इन्होंने षड्यंत्र चालू रखा ताकि किसी तरह मोदी को हराए, कि ऊपर से योगी आ गए, भाई रे भाई, बुलडोजर लेके। अब क्या करें? बप्पा रे बप्पा। खैर कोई बात नहीं। तो इन्होंने शुरू किया सिलसिले बात, ठीक सुनिएगा। राम मंदिर, उसकी सुनवाई में देरी, ठीक है, फैसला आ गया भैया, अब क्या करोगे? चुप रहे, कोई एक्सक्यूज नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। फिर ट्रिपल तलाक, अब क्या करें? सामाजिक कुरीतियां हैं माइनॉरिटीज में, कुछ नहीं। इधर से जवाब आया कि भाई आप लोग बोल भी कैसे सकते हैं, हमने तो सती प्रथा हटाई थी। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। 370, 35A, कश्मीर अपने कब्जे में लीगल तरीके से। अब क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। फिर CAA NRC, फिर हिजाब, और अब ये प्रॉफेट मोहम्मद साहब का मसला। तो ये बैक टू बैक जो नौटंकियां चल रही ना, इसको एक्सपोज करेंगे, ठीक है? CAA NRC में इन लोगों ने एक बुढ़िया को चेहरा बनाया, माइनॉरिटीज ने, जिसको बैक कर रही थी इकोसिस्टम। फिर उसके बाद आया हिजाब, हिजाब में एक लड़की को चेहरा बनाया, मुस्कान को, पहले बुढ़िया फिर लड़की। अब ये मोहम्मद साहब का जो मसला आया है, अब इसमें यंगस्टर्स को, 17, 18, 15, 16 साल के यंगस्टर्स के हाथ में पत्थर पड़ रहा है। कभी बूढ़ी औरत, जो बुढ़िया, जो टाइम्स
कि उसमें भी आई थी मैगजीन के फ्रंट पेज पे, बूढ़ी माता जी को बनाया गया, फिर मुस्कान शेरनी, और अब ये छोटे छोटे बच्चे पत्थरबाज बेचारे भटके हुए बच्चे, ठीक है। और माइनॉरिटीज़ की एक खासियत है, ये बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को आगे कर देते हैं, ठीक है, और खुद अगर सर्दी में आंदोलन चल रहा है तो रियाई ओढ़ के सो जाते हैं घर में, अगर गर्मी में तो खटिया के नीचे घुस जाते हैं, ठीक है। तो इन सबको एक्सपोज करने के लिए इस सीरीज मैंने शुरू की है। तो पहला एक्सपोजर, चलिए देखते हैं कि मौलाना की कैसी कुटाई हो रही है, सब लोग मिलकर कैसी कुटाई कर रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग बात फिल्मों में, ये मुगले आजम का सबसे फेमस गाना था ना, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब वो शुरू होता उससे पहले स्टेप बाय स्टेप जब सब आते हैं ना, जोधाबाई, सलीम, और जब ये आते हैं अकबर, तो क्या कहा जाता है, सजदे में निगाह रहे तमाम होश खिरत नजर बादशाह रहे। अरे बादशाह को सजदा करते थे, जब हम कहते वंदे मातरम, कहते हम सजदा नहीं करेंगे क्योंकि हम तो अल्लाह के अलावा सजदा नहीं। ठीक है, पढ़ाया ये भी नहीं गया कि औरंगजेब ने मंदिर भी बनवाया मंदिर आज भी है, भारत में है। कहा मुगलों ने मंदिर बनवाया, आपने ये क्यों नहीं बताया कि इल्तुस नाम के मिस जो बादशाह डकैत का था, 14 बार से अधिक महाकाल के मंदिर को तोड़ा गया था, और जो स्तंभ कुतुब मीनार के पिलर पे है वो किसने लाया था, इल्तुतमिश ने, वहां के राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। आपको पता है, आपने कहा कि मंदिर बनवाया। और आप सुनिए, मेरा नाम हर्ष शर्मा, पिता का नाम जितेंद्र शर्मा, उनके पिता का नाम विद्याधर शर्मा, उनके पिता का नाम राम अवतार शर्मा। आप अपने 3 पूर्वजों का नाम बताइए, सो छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं ये चैलेंज हो गया। अब ठीक है, मैं चैलेंज आपका, हिंदू ही निकलेगा। अच्छा ठीक है, अब आप किसी के हिंदू के कौन, दादा के पिता का नाम पूंजालाल ठक्कर था। और वैसे एक और बात समझिए, वो जैसे आप अमर अकबर एंथोनी में तीनों का बाप किशनलाल ही निकला था, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं, निकलेंगे सबके बाप किशनलाल ही। जी अब बताइए अपने आप, अब अपने 4-5 पुष्ट बता दीजिए। मैं आप पुष्ट बताने के लिए सवाल पूछा गया है, आप पुष्टों की जानकारी करिए। वो शो छोड़ने को उन्होंने बोला, चैलेंज दिया ना भाई, चैलेंज दिया ना, चैलेंज तो होना चाहिए। आप भी यंग है, वो भी यंग है, होना चाहिए चैलेंज। सुनिए, इतिहास आपको नहीं पढ़ाया गया, आपके पूर्वजों का, आपने अपने दादा का बता दिया, नहीं आपने अपने दादाओं का बता दिया, आपने वहां जैसे अभी जैसे सुधांशु जी ने कहा, पूर्वजों का नाम पता कि नहीं पता? मैं बता तो रहा हूँ ना, पूर्वजों के नाम बताने नहीं आया हूँ, बहुत सेंसिटिव मतलब देश के हालात समझिए, आप समझिए। मैं यहाँ नहीं आपको नहीं मालूम, आपने अभी भी कहा, मेरा नाम अमीश देवगन, मेरे पिताजी का नाम रमेश कुमार देवगन, दादाजी का नाम चमनलाल देवगन, पूर्वजों का नाम सेंसिटिव क्यों है? आपके नेता बोल चुके हैं कि 4 मीनार किसके बाप ने बनवाया, लाल किला किसके बाप ने बनवाया, तो आपके बाप कौन है आप खुद स्वीकार कर चुके हैं, बात ही खत्म। हजारों साल पे जाइए। देखिए ये बोल्ड कर दिया, इस युवक ने बोल्ड कर दिया, इस युवक ने आपको अपने एक सवाल में बोल्ड कर दिया। नहीं मैं बिल्कुल अपने राम को मानता है, आप एक पूर्वज का नाम बताइए, वो खून हमारे हिंदुओं का निकलेगा। ठीक है, अब इतना अब अपनी बात को आपने रख दिया, अब सारा खून हिंदुओं का ही निकलेगा। सारा जो लड़ाई और बहस हो रही है, मुझे सिर्फ आप एक बात का जवाब दे दीजिए, मुगल कहाँ से आए थे? मुगल कहाँ से आए? ये बताइए, मुगल कहाँ से? अब ये तो सेंसिटिव नहीं है, आई बिलीव ये तो सेंसिटिव नहीं है, मुगल कहाँ से आए थे? भारत मेरे घर में, मेरे सवाल अंदर अगर कोई बाहर से, जैसे सपोज मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, उत्तर प्रदेश से कोई आके मेरे घर में एक कमरा बनवा ले, तो उसका कमरा हो जाएगा क्या वो? तो क्या वो कमरा तो मुगल कहाँ से आए थे, बस आप मुझे ये बता दीजिए। मुझे अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है इसमें, ये तो सेंसिटिव नहीं है ना। कहते रहा हूँ, अब आप खड़े रहिए, जवाब नहीं, बहुत सारे और भी लोग थे जो भारत में आए थे, ठीक है, ये सवाल का जवाब नहीं हुआ ना। नहीं सिर्फ मुगलों को लेके बात नहीं होगी, बात सभी को लेके बात होगी, सभी को लेके बात होगी। मुझे तो लगता है कि जॉन मार्शल का इतिहास मत पढ़ाइए। क्यों नहीं होगी बात इतिहास की होगी, वही कहा गुलामों का इतिहास पढ़ाएगा, जिसने इतिहास के हर एक पन्ने पे बात होगी। अरे मुगल कहाँ से आए बताइए ना, सवाल पूछा, मुगल कहाँ से आए? मुगलों पे क्यों नहीं, जो मुगल कहाँ से आए थे, सवाल पूछा गया, आपने जवाब ही नहीं दिया। 2 सवालों ने आपको क्लीन बोल्ड कराया। नहीं बोल्ड आप हुए, आप सिर्फ मुगलों पे जवाब नहीं होगा, सिर्फ ये हैट्रिक का मौका है। देखिए 2 सवालों ने बोल्ड किया है, हैट्रिक वाला सवाल कौन पूछना चाहता है, कौन पूछना चाहता है? आप देखिए ये एक सवाल आया है, हैट्रिक का मौका है, आपके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई है, आपका बारी 2 बारी विकेट उखाड़ चुके हैं ये दोनों। अब मैडम आप पूछिए सवाल। सर मैं जैन हूँ, आई थिंक इंडिया में ही है वो मंदिर, जब शाहजहां और औरंगजेब ने वो मंदिरों के चेहरे, जैन मंदिरों के चेहरे
डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे, वो मंदिर आज भी मौजूद है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, कौन सा ऐसा मंदिर था जो मुगलों ने बनाया था? हाँ, ये मैंने भी कहा था ना, ये इतिहास पढ़ाने की जरूरत हाँ, है, बताइए, आप इसकी जानकारी करिए। नहीं, आप उनसे सलाह कर रहे हैं, मैं उन्हीं नहीं, से पूछ मैं लेता उनसे- हूँ। मुजीब भाई भी कह रहे कहाँ फंसा दिया, किसके साथ मुजीब भाई भी परेशान है। आप उनसे बार बार पूछ रहे हैं, 2-3 मंदिर बता दो, 2-3 मंदिर बता दो। मैंने किसी से नहीं पूछा। जी, गरिमा बना के रखिए, गरिमा बना के रखिए। आप भारत रत्न दे, अब्दुल हमीद को भारत रत्न दे, अबुल कलाम आजाद को भारत रत्न दे, आप अच्छा, मंदिर वाले एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न दे। कब उनको तो देंगे? मिल चुका है भाई। मिल चुका, बहुत बड़ी बात है। बाकी जो रह गए उनको दिलवा दीजिए। भाई देखिए इनका ज्ञान अपरंपार है, इनको पता नहीं भाई। वीर अब्दुल हमीद मिलिट्री के थे, तो उनको सबसे बड़ा जो मिलिट्री अवार्ड होता है परमवीर भारत चक्र रत्न मिल भी चुका दे सकते है। हैं ठीक ना? है, सिविलियन अवार्ड सिविलियन को मिलता है, मिलिट्री अवार्ड मिलिट्री के व्यक्ति को मिलता है। समस्या जानते हैं क्या है? मैं आपको बताता हूं, जैसे अभी महाराज जी स्वयं वृंदावन के हैं, मैं आपको एक पंक्ति बोलता हूं, आप बताइएगा ये किसने लिखी है, हिंदू ने कि मुसलमान ने लिखी? शेष गणेश सुरेश महेश सुरेश जाहि निरंतर गावे और जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। और देखिए अनंत अखंड वेद की बात करें, और ताही अहीर की छो हरियां छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। ये कौन लिख रहा? सैयद इब्राहिम रसखान, जिनके बारे में माना जाता काबुल में पैदा हुए, वृंदावन में आके उन्होंने प्राण त्यागे, मगर उससे कभी किसी सेकुलरिज्म के सूरमा को उनके घर जाते हुए जोड़ते हुए देखा हो तो बताइए। सबसे बड़े मुस्लिम कृष्ण भक्त कवियों में एक हुए आलम शेख, जिनके लिए कहा गया नव रसमय मूरत सदा जिन बरने नंद लाल, आलम आलम बस कियो दय निज कविता जाल। कभी कोई नहीं जाता आलम शेख के घर पे। मगर और एक और बात कह दूं, जब औरंगजेब की बात आती है, चलो छोड़ो भाई हिंदुओं के साथ क्या क्या छोड़ो, अपने साथ क्या किया। जब वो जेल में शाहजहां था तो शाहजहां ने उसको लिख के भेजा, भाई जेल में मैं अकेला रहता हूं, कुछ बच्चों को भेज दो, उनको कुरान ही पढ़ा दूं। तो जानते हो उसने क्या लिख के भेजा? बादशाहत चली गई, अभी बादशाही करने का वो नहीं गया जज्बा, और तो नहीं भेजे। फिर जानते क्या था? उसको अनाज और पानी भी लिमिटेड मिलता था। जब शाहजहां ने कहा कि पानी ज्यादा भेज दो तो औरंगजेब ने मना कर दिया। तो जानते उसने फारसी में कविता लिखी, कविता में उसने लिखा, अरे तुम जिंदा बाप को पानी नहीं दे रहे, तुमसे अच्छे तो हिंदू हैं जो पितृपक्ष में मरे हुए पूर्वजों को भी पानी देते। ये शाहजहां ने कहा है फारसी में, और उसके बावजूद उस औरंगजेब के लिए लड़ना। मेरे भाई, घर में तुम क्या चाहते हो, अपने लिए कौन सा आदर्श बनाना चाहते हो, देख लो। क्या आप चाहते हैं कि, मैं माफ करिए मैं कभी नहीं ये सवाल पूछता, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में औरंगजेब जैसा आदर्श बने? चाहते हैं? कभी नहीं चाहेंगे? सवाल है मेरा, सवाल है मेरा। देखिए, पहली बात यह है कि औरंगजेब के बहुत सारे, अगर इन्होंने जो भी कहा, क्या तथ्य है, क्या पीछे उसके इतिहास है, ये सिर्फ इनका अपना जो है बनाया हुआ सुधांशु जी की थ्योरी है। शाहजहां ने लिखा है, इसमें कोई थ्योरी उसने है? अपने भाई का गला काटा था, ये बाप तो ने लिखा। ऐतिहासिक अशोक तथ्य ने है। भी काटे थे अपने भाई के गले, बिंबिसारा ने अपने बाप का गला काटा था, अजातशत्रु ने अपने बाप को कैद किया था, वो सब मैं है। आपसे ये बात राजा कर रहा हूं। करते आप थे ये औरंगजेब काम। की बड़ी तारीफ कर नहीं, रहे थे, नहीं, आप चाहते हैं औरंगजेब ने- आपके इंशाल्लाह सुनिए एक मेरी एक बात। इंशाल्लाह एक बात बताइए, एक बताइए ना, आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार में, आपके घर परिवार में औरंगजेब जैसा आदर्श हो? जानते हैं, चाहते हैं? मेरे सवाल का जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब है। बस मैं दे रहा हाँ या हूँ, ना? मैं दे रहा हूँ। उसके चार बुरे कामों को मान लीजिए, आपको अच्छा, जो लगता हाँ या है पीछे ना? कर दे। उसके अच्छे कामों को हाँ अगर या देश ना? के मोदी जी अपना आइडियल मान ले तो देश बहुत आगे चला ये कह रहे जाए। हैं कि मोदी जी औरंगजेब को आइडल मान ले। जी जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बोलना चाहती हूँ कि ये कोई नहीं कह रहा है कि हिंदू हमेशा सही करता है और मुसलमान हमेशा गलत करता है। ये कोई नहीं कह रहा, सही लेकिन बात है। भारत में अगर कोई गलत करता है तो उसको रावण बना के जलाया जाता है मेरे भाई, उसको पूजा नहीं जाता है, उसको बलि नहीं बोला जाता है। सिर्फ इस फर्क पे आपसे बात करी जा रही है जो आप मानने को तैयार नहीं है। अमीश, में एक बात इन्होंने, और यहाँ पे सारे युवा बच्चे बैठे हैं, इन्होंने भड़काने की बात करी, मैं क्लियर करना चाहती हूँ। मेरे गुरुदेव माननीय के.एन. गोविंदाचार्य जी ने मुझे एक सूत्र दिया है जो मैं आप युवाओं को देना चाहती हूँ, कि भारत को सिर्फ संप्रदाय में नहीं बांटा जाता है, भाषा, जाति, क्षेत्र और संप्रदाय। आर्यन द्रविड़ थ्योरी कुछ नहीं है, देश को क्षेत्रवाद में बांटने की कोशिश है। और एक हिंदू सवाल मैं मुस्लिम आपसे थ्योरी पूछना जोड़ने चाहती वाली हूँ, है। नॉर्थ साउथ डिवाइड मत क्रिएट करिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर आर्यन बाहर से आए थे तो आदिकाल से भारत को आर्यवर्त क्यों कहा जाता है? जवाब दीजिए इस बात का। मैं आपसे सवाल, नहीं कठिन सवाल आया आपके पास, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप चाहते हैं कि आपके घर में औरंगजेब की तरह व्यक्ति हो? चाहते हैं आप? हाँ, बिल्कुल, मैं अभी बताऊंगा इस पे पूरी रात। पूरे बताओगे हाँ या ना बताइए? आप बोल लीजिए। आप बोलिए। नहीं, या मुझे अपना पक्ष रखने दीजिए, आप बोलिए। बोलिए। ठीक है। ऑडियंस मुझे अच्छे से, मैं ऑडियंस को समझ पा रहा हूँ बहुत अच्छे से, बहुत सारी चीज़ें समझ पा रहा हूँ। इसलिए बेहतर है कि आपने ये सवाल मुझसे किया और मैं इस पे जवाब देता हूँ
कि औरंगजेब को मैं गलत नहीं ठहराता हूँ। वो बड़े एलानी इस बात को आपके चैनल पे खुल के कह रहा हूँ कि आप चाहते हैं आपके घर में भी एक औरंगजेब ने भारत में एक हो, देश की जीडीपी कहाँ पहुंच गई है? भारत में हो, भारत में हो, बर्दाश्त भारत में अब औरंगजेब एक होना चाहिए। भारत में हो, जी जी जी, भारत में हो। अर्थव्यवस्था अच्छी करने के लिए ही औरंगजेब को भी बाप मानने को तैयार है। बहु बेटियों का मांस, रेप, मर्डर, स्लॉटर करवाने को तैयार है। धर्मांतरण के लिए तैयार है। बाप को जेल डालने को तैयार है। भाई का गला काटने को तैयार है। गुरुओं को और आप गला कटवाने को तैयार हैं। गुरुओं का गला काटने को तैयार है। पैसे के लिए, पैसे के लिए करते हैं आप लोग ये। रोजगार नहीं है, आप पैसों के लिए कर रहे हैं। आप लफाजी कर रहे हैं, आप रोजगार की बात कर रहे आपके लिए सिर्फ हैं। पैसा है, आज ईमान इन नहीं है। देश के ये जो भविष्य है, देश का भविष्य है। मैं एक ऑडियंस के सवाल, बड़े सारे सवाल आ रहे हैं। आपने सवाल लिया, आप क्या सवाल? वैसे जीडीपी पे एक फैक्ट बता दूं। जी जी जी। औरंगजेब के समय में सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जिस राज्य का था वो जगह थी सूरत, और वो पूरे दौरे हुकूमत औरंगजेब के छत्रपति शिवाजी के कंट्रोल में रहा है। मुजीबुर रहमान साहब ने कहा कि बाबर राजा थे या औरंगजेब राजा थे। हमारे सनातन धर्म में और हमारे घर में बचपन से सिखाया जाता है कि राजा ईश्वर के समान होता है, वो सबको एक समान देखता है। राजा वो नहीं होता है जो महिलाओं का बलात्कार करे, राजा वो नहीं होता है जो हिंदुओं के मंदिर तोड़े, और राजा वो नहीं होता है जो अपने गुरु का सर काटे। और दूसरी बात भाटी जी, आपसे पूछा गया था भगवान राम के बारे में, तो मैं बताता हूँ। दशरथ के पिताजी का नाम अज था, उनके पिताजी का नाम रघु था, उनके पिताजी का नाम दिलीप था, उनके पिताजी का नाम भरत था, और उनके पिताजी का नाम शांतनु था, और उनके पिताजी का नाम इक्ष्वाकु था, जिनके नाम पे इक्ष्वाकु वंश है। राजकुमार भाटी जी, ये देश बदल रहा है। हाँ, हमारे भाई ये देश बदल रहा है। अभी हमारे भाई ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की 7 पीढ़ियां गिनवाई, और इस डिबेट में आज एक नया वो विषय जुड़ा है अपनी वंशावली गिनवाने का। मैं आपको अपनी 8 पीढ़ी गिनवा देता हूँ। होगी भाई, कोई मना कर रहा है? नहीं। ना। अरे आपके प्रभु राम की थोड़ी बात है। गलत बात। आपके में कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल 10 सेकंड आप गिना देंगे, वो सवाल उधर है। केवल 10 सेकंड। इसमें भी कुछ सार है। अरे प्रभु राम की पूछी थी सर, ये देश प्रभु राम के बारे में पढ़ेगा, ये देश आपके और समाजवादी पार्टी के बारे में इतिहास नहीं पढ़ेगा। एक अंतिम बात, कबीर साहब की बात सुन लीजिए। आधी बात इन्होंने कही थी, कबीरा कबीरा क्या रटत है, जा जमुना के तीर, एक गोपी प्रेम में बह गए कोटि कबीर। ये कबीर साहब ने कहा। जी जाएंगे, मानेंगे उसको। क्योंकि प्रभु राम की बात हुई कि प्रभु राम के नाम पर देश बढ़ सकता है। अगर आते हैं तो राम राम, जाते हैं तो राम नाम, जब मौत भी हो जाती है ना तो कहा जाता है राम नाम सत्य है। सुनिए, इन्होंने कहा कि देश को राम के नाम पे बांटते हैं। आपको होता है? गलत बयानी मत करिए, गलत कोट मत करिए। क्या बोला था भाई? मैंने कहा हमारी राम में आस्था है, ठीक है, लेकिन हम राम के नाम पर देश को नहीं। अच्छा सुनिए, राम के नाम में आस्था होने से देश कहां पहुंचता मैं बताता हूं। इस दुनिया में एक देश ऐसा है जिसका किंग आज भी टाइटल होल्ड करता है, किंग रामा द 10th। वो भारत नहीं है, वो है थाईलैंड। एकमात्र देश है जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर डे रामायण आती है, वो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया। एक देश है जिसकी की फर्स्ट लेडी मानती है उनकी वंशावली भगवान राम से, वो है साउथ कोरिया। और ये फैराहों की डायनेस्टी जाके पढ़िए, पहले राजा का नाम है रामजे डायनेस्टी। राम कहां से आया? और बताइए, गाजा के वेस्ट बैंक पे शहर है जिसका नाम है राम अल्लाह। अल्लाह समझ में आता है, राम कहां से आया? और पूरे वेस्टर्न यूरोप में जाके हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट चला था। अरे राम कहां तक जोड़ते हैं, दिल के अंदर की गहराइयों से लेकर दुनिया के कोने कोने तक जोड़ते हैं। सुधांशु त्रिवेदी तो खैर महान विचारक, महान पंडित, बहुत ब्रेन, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू सब पे बहुत अच्छी पकड़ है उनकी। बात वो नहीं है, बात ये है कि जो मदरसा छाप जितने भी होते हैं पंक्चर पुत्र, उनको नॉलेज तो होती नहीं है। इतिहास से कोई मतलब नहीं होता, जनरल नॉलेज से मतलब नहीं होता उन लोगों को। उन लोगों को किसी चीज़ से मतलब नहीं होता। उन लोगों को सिर्फ मतलब होता है अपने कौम की बात करो, अपने धर्म की बात करो, इस्लाम खतरे में है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना है। खैर, ये जो हरा कुर्ते वाला था ना, ये JNU का कुछ सेक्रेटरी था शायद 2-3 साल पहले। इसने बहुत बड़ी बात बोली थी मोदी जी के लिए और सबके लिए, हिंदुओं के लिए, टुकड़े टुकड़े और काट देंगे हम, अपने औकात पे आ गए तो ब्ला ब्ला ब्ला। इसकी नॉलेज चेक होगी। इसने डिबेट में आने के लिए बोला था कि मेरे साथ डिबेट में आओ, मैं बताता हूँ नॉलेज क्या होती है। निकल गई। और वो बगल में जो मौलाना साहब थे, वो लॉयर है शायद,
और अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता के बारे में बताते हैं, उनके पास इनको मुगलों का नहीं पता कि मुगल कहाँ से आए। माय गॉड, बाबर कहाँ से था, माय गॉड, इनको कुछ नहीं पता। इनको सिर्फ ये पता है काटो मारो। तो यही हालत होगी, एक्सपोज होंगे। और ऑडियंस, इतनी ब्रिलियंट ऑडियंस मैंने आज तक नहीं देखी। ओके, तो शायद आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसी तरह की वीडियोस मैं लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।